प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ पर आपको कक्षा 6 से कक्षा 10 तक विज्ञान में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कक्षा 9 और 10 में अध्याय के अंदर के प्रश्न और अभ्यास के प्रश्न सभी आपको प्राप्त होंगे और कक्षा 6 से 8 में अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर प्राप्त होंगे। आप देखना चाहते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर विजिट अवश्य करें, तो आपको अध्याय 1 से लेकर सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा 8 साइंस या विज्ञान से अध्याय 13 प्रकाश, जो हमारा प्रकाश अध्याय है उसके अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं अध्याय का पहला प्रश्न और उसका उत्तर। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। आप अंधेरे कमरे में हैं, तो क्या आप अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? और क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि कमरे के बाहर प्रकाश हो तो हम खिड़की से बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। कमरे के अंदर अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, तो कमरे के अंदर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। और यदि कमरे के बाहर प्रकाश हो तो हम खिड़की से बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। अभ्यास का अगला प्रश्न है, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हमें बताना है, तो हम पहले देखते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समांतर किरणें परावर्तित होने के पश्चात समांतर ही रहती हैं, अर्थात जो परावर्तित किरणें हैं वह परावर्तित होने के पश्चात समांतर ही रहती हैं, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे विसरित परावर्तन। खुरदुरे पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन में सभी समांतर किरणें परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं रहती। यह किरणें एक दूसरे को काटती हैं, अर्थात समांतर नहीं रहती। परावर्तन के नियम का पालन विसरित परावर्तन में भी होता है। विसरित परावर्तन में पृष्ठ खुरदुरे रहने के कारण परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं रहती। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर नियमित और विसरित परावर्तन। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अध्याय का अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं जहाँ हमें बताना है कि इनसे प्रकाश का परावर्तन नियमित होगा या विसरित होगा। जैसे पहला है पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, इससे टकराकर प्रकाश किरण का परावर्तन होता है, तो वह नियमित होता है या विसरित होता है? तो इसका उत्तर होगा नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि मेज की सतह पॉलिश युक्त है। अब हम देखते हैं अगली वस्तु है चौक पाउडर। इससे कोई प्रकाश किरण टकराती है तो जो परावर्तन होगा वह नियमित होगा या विसरित होगा? तो इसका उत्तर होगा विसरित परावर्तन होगा, क्योंकि इसकी सतह खुरदुरी है। चाक पाउडर की जो सतह होती है वह खुरदुरी होती है, तो यहाँ पर विसरित परावर्तन होगा क्योंकि सतह खुरदुरी है। अगली वस्तु है गत्ते का पृष्ठ। यदि गत्ते का पृष्ठ पर प्रकाश किरण टकराती है और परावर्तन होता है तो वह किस प्रकार का परावर्तन होगा? तो उत्तर होगा विसरित परावर्तन होगा, क्योंकि इसकी सतह खुरदुरी है। गत्ते के पृष्ठ की सतह खुरदुरी होती है, तो यहाँ पर विसरित परावर्तन होता है खुरदुरी सतह होने के कारण। अगला है संगमरमर के फर्श पर फैला जल। संगमरमर के फर्श पर जल फैला है और यहाँ पर कोई प्रकाश किरण टकराती है, परावर्तित होती है, तो यहाँ पर नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि संगमरमर के फर्श पर फैला जल चमकदार एवं चिकनी है। और यहाँ पर जो फर्श का खुरदुरा सतह होता है उसे जल के द्वारा भर दिया जाता है, और संगमरमर के फर्श पर फैला जल चमकदार होता है और चिकना होता है, इसलिए यहाँ पर नियमित परावर्तन होता है। अगली वस्तु है दर्पण। दर्पण से कोई प्रकाश किरण टकराती है, उसका परावर्तन होता है, तो यह नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि दर्पण की सतह चमकदार तथा पॉलिश युक्त है। तो दर्पण से जो परावर्तन होगा वह नियमित होगा, क्योंकि दर्पण की जो सतह होती है वह चिकनी होती है, चमकदार होती है, उस पर पॉलिश होता है। अध्याय का अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम बताइए। तो यहाँ पर हमें परावर्तन के नियम बताना है, तो इसका उत्तर होगा प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, और दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो पहला जो नियम है वह है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अध्याय का अगला प्रश्न है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो क्रियाकलाप का यहाँ पर वर्णन करना है, जिसमें यह दर्शाना है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो हम देखते हैं आगे क्रियाकलाप। हम देख रहे हैं चित्र, एक समतल सतह है
जहाँ पर आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है और आपतन बिंदु है। यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण भी दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परावर्तित किरण और आपतित किरण और अभिलंब जहाँ पर मिल रहे हैं वह एक ही बिंदु है। इस प्रकार से तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। आपतन बिंदु जहाँ होता है वहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से क्रियाकलाप करेंगे। दीवार पर एक समतल दर्पण को स्थिर करेंगे। अब फर्श पर दीवार के लंबवत एक रेखा खींचेंगे। चित्र में दिखाए अनुसार दो पतली पाइप को अभिलंब के साथ समान कोण बनाते हुए रखेंगे। एक पाइप से प्रकाश की किरण को गुजारने पर परावर्तित किरण दूसरे पाइप से निकलती है। तो इस प्रकार से हमें क्रियाकलाप कर लेंगे। इससे क्या सिद्ध होता है वह हम आगे देखते हैं। यह प्रमाणित करता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रियाकलाप द्वारा देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इस क्रियाकलाप द्वारा आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला वाक्य है, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से, यहाँ खाली स्थान में 2 भरा जाएगा, 2 मीटर दूर दिखाई देता है, क्योंकि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति जितनी दूर खड़ा होता है दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। तो उस व्यक्ति की दूरी और दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की दूरी दोनों मिलाकर दुगनी हो जाती है। तो इस प्रकार से समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर दिखाई देता है। दूसरा वाक्य है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बायां कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बायां हाथ से छुआ गया है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति होगी। यदि हम दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बायां हाथ से छुआ गया है। अगला वाक्य है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज, यहाँ पर हम इसे बड़ा से इस कथन की पूर्ति करेंगे, बड़ा हो जाता है। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। अगला कथन है, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर कम से हम इस वाक्य की पूर्ति करेंगे। तो रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 तथा 8 में सही विकल्प छांटिए। यहाँ पर प्रश्न 7 और 8 में सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न 7 है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में और कभी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका सही विकल्प होगा सदैव, क्योंकि हमने परावर्तन के नियम भी देखे थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प का होगा सदैव। अब यहाँ पर हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। पहला विकल्प है आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित। खा विकल्प है आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। और घा विकल्प है वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित। और घा विकल्प है वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हम देखते हैं कौन सा होगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह खा होगा, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो हमने प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देखा, जो कि खा विकल्प है, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब होता है। अब हम देखते हैं अभ्यास का अगला प्रश्न, मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो यहाँ पर मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बना हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्र बना हुआ है। अब इसका हमें नामांकन करना है। तो आप देख रहे हैं कहाँ रेटिना है, लेंस, पुतली, कॉर्निया और परितारिका। तो इस प्रकार से हम मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसका नामांकन कर सकते हैं। यहाँ पर नामकरण दिख रहे हैं। तो यह है नेत्र का नामांकित चित्र। आप भी इसे देखें और इस चित्र को बनाएं और उसका नामांकन भी आप करें कहाँ क्या स्थित होता है। अध्याय का अगला प्रश्न है, गुरमीत लेजर टार्च के द्वारा क्रियाकलाप 13.8 को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेजर टार्च का प्रकाश नेत्र की रेटिना को हानि पहुंचाता है। इससे नेत्र संबंधी स्थायी समस्या आ सकती है, अर्थात नेत्र खराब हो सकता है। इसलिए अध्यापक ने लेजर टार्च के साथ इस क्रियाकलाप को करने से मना किया। तो लेजर टार्च का उपयोग आप भी ना करें। कोई भी हमें प्रकाश संबंधी क्रियाकलाप करना है तो लेजर टार्च का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लेजर टार्च का प्रकाश नेत्र की रेटिना को हानि पहुंचाता है और इससे नेत्र संबंधी स्थायी समस्या आ सकती है। इसलिए अध्यापक ने लेजर टार्च के साथ इस क्रियाकलाप को करने से मना किया।
अभ्यास का अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, नेत्रों की देखभाल निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। पहला है, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। खा है, नेत्रों में धूल कण गिरने पर स्वच्छ जल से धोना चाहिए। नेत्रों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। अगला उपाय है, पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, पालक, आम, गाजर आदि पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश नेत्रों के लिए हानिकारक है, हमें उपयुक्त प्रकाश में ही पढ़ना चाहिए। और अगला जो बिंदु है वह है, नेत्र संबंधी किसी समस्या होने पर हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो इन बिंदुओं के अंतर्गत हम अपने नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं और वह भी सही देखभाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाती है या 90 अंश का कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। आपतित किरण परावर्तित किरण से 90 अंश का कोण बना रही है। अब हमने जो परावर्तन के नियम थे उनमें देखा था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान यदि हम जोड़ते हैं तो हमें 90 डिग्री प्राप्त यहाँ पर होता है। तो हम देखते हैं आपतन कोण का मान कितना होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग करते हैं, x धन x बराबर 90 अंश। x और x को जोड़ते हैं तो 2x होता है, 2x बराबर 90 अंश। तो x का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे 90 अंश, इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो x बराबर 45 अंश प्राप्त होगा। अतः आपतन कोण बराबर 45 अंश प्राप्त होता है। तो आपतन कोण का मान 45 अंश होगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखें हो तो उनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतर पर रखे जाएं और इनके बीच एक मोमबत्ती रखें तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका उत्तर होगा अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तर होगा अनंत। अर्थात यदि 2 दर्पण 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और उनके बीच में हम मोमबत्ती रखते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अभ्यास का अगला प्रश्न है, 2 दर्पण एक दूसरे से लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र 13.19 में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो यहाँ पर 2 दर्पण रखे गए हैं लंबवत। तो इस चित्र के अनुसार आप दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण को बना सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण जो यहाँ पर कोण बन रहे हैं, कोण के अनुसार आप परावर्तित किरण बना सकते हैं। अभ्यास का अगला प्रश्न है, चित्र 13.20 में दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी, क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? तो यहाँ पर यह व्यवस्था दी गई है, इसके अनुसार हम देखेंगे कि क्या बूझो स्वयं को दर्पण में देख सकता है या क्या वह पी, क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है। तो इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। बूझो अपनी छवि खुद नहीं देख सकता क्योंकि वह दर्पण के सामने खड़ा नहीं है। दर्पण में अपनी स्थिति देखने के लिए या छवि देखने के लिए दर्पण के सामने खड़ा होना आवश्यक है। बूझो पी और क्यू को देख पाएगा क्योंकि पी और क्यू से परावर्तित किरण उसकी आंखों तक पहुंचेगी। बूझो आर को नहीं देख सकता क्योंकि आर से परावर्तित किरण उसकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी। प्रश्न 17 में कुछ स्थितियां दी गई हैं। इन स्थितियों के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर बताना है। जैसे पहली स्थिति, ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चित्र 13.21 यहाँ यह चित्र दिया गया है। इसके अनुसार ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। दूसरी स्थिति है, क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकती है। यहाँ पर यह स्थिति दी गई है, इसे भी आप देखें, इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। अगली स्थिति है स्थिति सी, क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है। तो हम देखेंगे इन सभी स्थितियों के उत्तर। प्रश्न का उत्तर होगा ए पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। बी स्थिति है, हाँ स्थिति बी से पहले इस प्रतिबिंब को देख सकती है। और स्थिति सी, हाँ स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकती है। और डी, ए का प्रतिबिंब उसी स्थान पर रहेगा, प्रतिबिंब का स्थान तभी बदलेगा जब वस्तु या दर्पण का स्थान बदले। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही किसी अन्य अध्याय के प्रश्नों के उत्तर या विज्ञान विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।